भारत की सबसे बड़ी जेल में 73 दिन तिहाड़ के। यह जो आप आभा मंडल देख रहे हैं, यह दाढ़ी और इस तरह का लिबास और पूरी तौर पर संत जैसा यह बाह्य आवरण जिन्हें देख रहे हैं, यह 73 दिन जेल में रहे हैं। किस जेल में? तिहाड़ में। तिहाड़ में क्या अनुभव रहा, इसकी बात हम बताएंगे, चर्चा करेंगे। तिहाड़ का नाम आते ही तमाम आतंकी, तमाम जो बड़े बड़े कैदी हैं, खूंखार कैदी हैं, जिनका नाम लेते ही लोगों के जेहन में अपराध, बड़े बड़े अपराध घूम जाते हैं उस तिहाड़ में 73 दिन। और यही नहीं, अमिताभ बच्चन के साथ भी जिसने रोल किया हो, तमाम फिल्मी हस्तियों के साथ जिसका जीवन रहा हो, और कैमरे का सम्राट, एक क्लिक किया और तमाम समाचार पत्रों के लोगों की लाइन लग गई, सर हमको दे दीजिए, सर हमको दे दीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया में इनके फोटो जो खींचे गए हैं वह प्रचलित रहे हैं, लोगों ने प्रशंसा किया है। यह एक पुरस्कार हमारे पास है, तिहाड़ में रहने वाला व्यक्ति और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जिसे शामिल किया गया हो। हम ऐसे व्यक्ति के पास हैं और जो धन्वंतरी वैद्य की संतान हैं। नाम है निर्मल रतन लाल वैद्य। अब आइए हम इनसे बात करते हैं और सुनाते हैं 73 दिन तिहाड़ में। 73 दिन कैसे बीता, क्या क्या किया। और यही नहीं, जो वहाँ के लगभग 9000 से अधिक कैदी थे, सबसे मिलना जुलना हुआ। सबके साथ किया क्या? कैदियों को बरगलाया, कैदियों को पानी, मतलब उनको वह किया, पानी चढ़ाया उनके भीतर और उनको अच्छा नागरिक बनाया, उनको और भी अपराध करने की तरफ उन्मुख किया। ये सब क्या क्या है, चलिए। नमस्कार। नमस्कार जी। संत जैसा परिदृश्य, यह शानदार दाढ़ी और यह बाल और यह चश्मा, यह आभा मंडल। तिहाड़ से हम शुरू करते हैं जी। सबसे पहले अमिताभ से हम शुरू करते हैं, सदी के महानायक। हमारा भी जुड़ाव रहा है अमिताभ से, खूब लड़ाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई किया हूँ अमिताभ के खिलाफ, और उनको कहना पड़ा कि अब हम किसी का प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था यूपी में दम है, क्योंकि जुर्म यहाँ कम है। हमने कहा अमिताभ जी आप झूठ बोल रहे हैं, प्रमाण दीजिए। लड़ते लड़ते राज्य सूचना आयोग, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकील साहब भी भग गए मैदान छोड़ करके। मुझे डट करके अपनी बात कहनी पड़ी। चलिए सीधे विषय आप पर आता है। जी जी। अमिताभ के साथ आपने कौन सा रोल किया था और कब किया था? अमिताभ जी के साथ हमने अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों फिल्म में एक रोल किया था। असल में फिल्म में एक सीन होना था, उस समय मैं पत्रकारिता और पीआर में था। तो उनके निर्देशक जो अनिल शर्मा जी थे, उनके ऑफिस में बैठा था, तो वहाँ मैंने चैनल्स के लोगो देखे, डुप्लीकेट लोगो। मैंने कहा ये लोगो क्यों लगाए हुए हैं, जैसे आपने पढ़ा हुआ ऐसे जी टीवी का इन सब के नकली लोगो बनाए हुए थे, डमी जी। कहते कि हमारी फिल्म में एक सीन है बच्चन जी के साथ, उसमें पत्रकार जो हैं जाके उनसे वार्तालाप करते हैं, और वो उसकी शूटिंग होनी थी मनाली में, फिल्म की शूटिंग चल रही थी जी। तो मैंने कहा आप नकली क्यों लेके जा रहे हैं, अगर मैं आपको रियल पत्रकार जो एंकर हैं चैनल के, जी के, एनडीटीवी के, बाकी सब चैनल्स के, अगर वो उन्हीं को बुलाऊं, वो अमिताभ बच्चन के साथ अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो कैसा लगेगा? कहते ये संभव होगा। मैंने कहा बिल्कुल संभव होगा जी। और मैंने उनसे तय करके मैंने दिल्ली में आके सारे चैनल्स में सबसे बात की, और हम करीब 22-23 पत्रकारों को लेकर मनाली पहुंचे जी। वहाँ 5-6 दिन रहे, और जिस दिन सीन होना था तो उसमें मुझे भी पत्रकार के रूप में, हम जो प्रिंट पत्रकार और भी थे, गीता श्री थी, ऋचा निरुद्ध थी, इस तरह से सभी लोग ने सीन किया अमिताभ के साथ। अमिताभ ने हम सबके साथ रिहर्सल की। मतलब वो महानायक क्यों बने, मतलब इतनी बारीकी से वो हर काम को करते हैं जी। कि उन्होंने हम सबको कहा कि आप यहाँ चल रहे हैं ना, यहाँ उबड़ खाबड़ है, पत्थर हैं, पहाड़ी जगह थी वो। असल में दृश्य था कि एक अमरनाथ की यात्रा पे आतंकवादियों ने हमला किया जी, और उसमें काफ़ी हमारे यात्री मारे गए। और क्योंकि सिक्योरिटी इंचार्ज उस फिल्म में अमिताभ बच्चन थे, उसमें उनका
पोते का रोल बॉबी देओल ने किया था, अक्षय कुमार भी आर्मी ऑफिसर थे, बहुत से कलाकार थे उसमें, मल्टी स्टारर फिल्म थी। तो जिस तन्मयता से उन्होंने रिहर्सल की, जैसे आके मुझे कह रहे आप इधर से मत आना, आपके आगे बड़ा पत्थर है, इससे आप पाँव पे लग जाएगी, आप लड़खड़ा जाओगे। उधर 5 कैमरों से शूटिंग हो रही थी और मैं हैरान था, एक छोटा सा दृश्य, हालांकि डायलॉग हमें दिए गए, बाद में उस फिल्म में से हमारे सारे डायलॉग निकाल दिए गए, केवल अमिताभ बच्चन के डायलॉग थे उसमें, हम सिर्फ जो रिएक्शन दे रहे थे। और वो दृश्य अमिताभ बच्चन के साथ हमने किया और पब्लिसिटी में भी वो दृश्य सबसे अधिक आया जिसमें मैं अमिताभ बच्चन के साथ खड़ा था कि ये यात्रा जो है हमारी धर्म की यात्रा है, हमारी आस्था की यात्रा है, हम इसको कभी बंद नहीं करेंगे। जब पत्रकारों ने सवाल किए तो वो दृश्य हुआ और इतने लोगों ने उसको देखा, क्योंकि वो जो उनका टीज़र आ रहा था फिल्म का पब्लिसिटी के लिए, उसमें भी दृश्य में मैं था। तो मैं बचपन से ही उनका फ़ैन रहा हूँ, उनकी सारी फिल्में देखता रहा हूँ। और एक ज़माना वो था कि मेरा रूप बिल्कुल अमिताभ बच्चन जैसा था, हेयर स्टाइल भी वही था, उसी तरह से क्लीन शेव। ऐसी तस्वीर है जिसको लोग देखते हैं, कहते हैं अरे इसमें तो अमिताभ बच्चन लगते हो। मैंने कहा नहीं, अमिताभ बच्चन मेरे जैसा लगता है। अब इस समय किसके जैसे लगते हैं आप? नहीं, मैं तो निर्मल रतनलाल वैद्य जैसा ही लगता हूं। अपने जैसे लगते हैं लोग तो मुझे अलग अलग रूप में, कोई बंगाली मिलता तो कहता आप रविंद्रनाथ टैगोर लगते हो। अच्छा, एक बाबा भी इस समय रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लग रहे हैं। एक बाबा कौन? चलिए नहीं, लेकिन ये हुआ कि मैं पूरे देश में एक दाढ़ी वाले बाबा रविंद्रनाथ टैगोर जैसी आकृति। नहीं, मैं आपको बताता हूँ जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। मैं पूरे देश में, असम से लेकर दक्षिण भारत में पूरा ट्रैवल करता हूँ। मुझे लोग सड़क पे रोक के लगते हैं कि आप मोदी जी जैसे लगते हैं। अच्छा। किसी ने गाड़ी रोकी और कहा जी हमें आपके पाँव छूने। मैंने कहा क्यों? कहते जी आप तो मोदी जी जैसे हैं, आप क्या मोदी जी के भाई हैं? मैंने कहा नहीं भाई, मेरा ये नाम है। अच्छा, मतलब भाई बन के भी भुनाया जा सकता है, भाई बन करके? नहीं, मैं भुनाना ही नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति की अपनी पर्सनालिटी होती है, बिल्कुल, अपना व्यक्तित्व होता है। हम क्यों किसी के नाम से जाने जाएं? बहुत बड़ी बात, ये मनुष्य की आदत है। हम किसी को मिलते हैं ना, आप उस जैसे लगते हो, आप उस जैसे लगते हो। मैं अपने जैसा हूँ। हाँ, मैं अपने जैसा बिल्कुल। मैं ब्रजभूषण दुबे हूँ, आप सुनील हैं और वह अनिल हैं और वह संतोष है, और संतोष है तो संतोष है। बिल्कुल नहीं, हमारे नाम से जाना जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, नीम का पेड़, मैं उस जगह से हूँ, गाजीपुर से, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से, जहाँ के डॉक्टर राही मासूम रजा ने नीम के पेड़ का एपिसोड बनाया था और नीम के पेड़ के समस्त एपिसोड की शूटिंग आपने किया था जी। कैसा अनुभव रहा? नहीं, बहुत अच्छा अनुभव है। मेरे मित्र थे जो राही मासूम रजा साहब को जानते थे जी, और वो निर्माण के क्षेत्र में आने चाहते थे। मेरे साथ उन्होंने कुछ टेलीफिल्मों में रोल किया था जी। नुमान मलिक नाम था उनका, और वो सुल्तानपुर के रहने वाले थे। तो राही साहब ने उनको एक कहानी दी जो लखनऊ दूरदर्शन में उन्होंने दी, और लखनऊ दूरदर्शन का पहला स्पॉन्सर्ड सीरियल था नीम का पेड़ जी। तो हम, बजट तो हो नहीं सकता था लखनऊ के लिए जी। पंकज कपूर को लाना, अरुण बाली को लाना और SM जहीर को लाना, इसकी जिम्मेदारी मैंने ली थी। मैंने निर्देशक हमने चयन किया गुरबीर ग्रेवाल जी, दिल्ली में मेरे मित्र थे जी। उनको हमने निर्देशन के रूप में लिया। पैसा बिल्कुल नहीं था हमारे मित्र के पास जी। तो मैंने सबसे निवेदन किया कि बिना पैसे के हमको सीरियल बनाना है, जब ये सीरियल चल जाएगा तब सबको पेमेंट मिलेगी जी। तो हमें स्टूडियो से कैमरा और लाइट्स भी जी। दिल्ली के एक बहुत बड़ा स्टूडियो था, परमजीत सिंह जी का स्टूडियो था, उन्होंने 2 साल के लिए हमको उधार सब कुछ दिया। सिर्फ कारण क्या था? ईश्वर की करनी होती है। मैं कहता हूँ कोई अच्छी कृति बननी होती है, उसमें इतने लोगों का हमको सहयोग मिला। और 17 एपिसोड लखनऊ दूरदर्शन में चलने के बाद उसको दूरदर्शन दिल्ली से राष्ट्रीय प्रसारण मिल गया इस धारावाहिक को। सोचिए, जो एक्चुअल पेमेंट देनी थी उसका केवल 10% पंकज कपूर को शुरू में दिया गया था, बाद में उनको पूरी पेमेंट दी गई जो उनकी एक्चुअल वैल्यू थी उस समय। जब वो नेशनल टेलीकास्ट जब हुआ तो बहुत प्रसिद्ध सीरियल हुआ। उस सीरियल का मुझे इनिशियली तो मतलब बराबर का हिस्सेदार था, लेकिन मुझे उसमें से निकाल दिया गया और मैं सिर्फ प्रोडक्शन डिज़ाइनर के रूप में उसमें रहा। उसकी पूरी पब्लिसिटी की मैंने। हमने नीम का पेड़ बनाने के दौरान पूरे अच्छे कलाकारों का चयन किया। मेरा शुरू से ये रहता है कि लखनऊ से अवध के जितने थिएटर के कलाकार थे लगभग सभी ने उसमें काम किया। कई लोगों को हमने
मौका भी दिया, जो आज सीरियल में बड़े बड़े रोल कर रहे हैं, उस धारावाहिक में हमारे साथ आए। जब भी हम काम करते हैं उद्देश्य ये रहता है कि कलाकारों को, जो स्थानीय कलाकार हैं, उनको उसमें मौका मिले और अपनी प्रतिभा को आगे लेकर आए। तो इस प्रकार से ये नीम का पेड़ दोस्तों, निर्मल सर ने हजारों बच्चों को मुकाम दिया, उन्हें अवसर दिया, जो ढूंढ रहे थे, परेशान थे, कहाँ हमारे टैलेंट का, हमारी प्रतिभा को कहाँ अवसर मिलेगा और ट्रैक कहाँ मिलेगा। निर्मल जी ने उन्हें सजाया, संवारा और उचित प्लेटफार्म दे करके उन्हें मुकाम पकड़ाया। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि जिस क्षेत्र में प्रतिभावान बच्चे आगे हों, उन्हें हम ट्रैक दें। ये काम हम भी कर रहे हैं, जो भी आपके वजह से, आपके स्नेह प्यार से एक चैनल हुआ है, मिलियन प्लस हुआ है, तो मैं ऐसी प्रतिभाओं को निखारने का काम कर रहा हूँ जहाँ तक अपनी सीमाएं हैं। अब निर्मल जी इतना सब कुछ किए और फिर तिहाड़ का जीवन, 73 दिन तिहाड़ वह जेल जो राष्ट्रीय आंदोलन के समय भी विशेषांक रहा और देश का सबसे बड़ा जेल है। 73 दिन तिहाड़ का और सभी कैदियों से मुलाकात। ऐसा कैसे होगा? एक बैरक में कैदी है तो उससे निकलेगा नहीं, बाहर नहीं निकलेगा। आप मुलाकात करने भी जाएंगे तो एक दीवार खड़ी होगी। एक तिहाड़ में एक बार मैं भी मिलने गया था किसी से, तो एक ऐसे शीशे की दीवार थी, इस पार हम खड़े थे, उस पार वह खड़ा था और हम लोग बात किए। हम मिल नहीं सकते, उन्हें स्पर्श नहीं कर सकते, ऐसा है। अब आप तो 73 दिन रहे हैं साहब, तो आपको तो अनुभव होगा ही। मेरे और किसी कैदी के बीच में कोई दीवार नहीं थी जी। आप सुनिए, इनके और किसी कैदी के बीच कोई दीवार नहीं, या जहाँ चाहे उस कैदी के पास जा सकते थे। ऐसा कौन सा? यह कैदी हो सकता है अथवा कोई विलक्षण प्रतिभा। जेल के नियम क्या कहते हैं, जेल मैनुअल क्या कहता है, और चलिए अब इस बारे में बताइए साहब। 73 दिन और इसके साथ ही अब इसको भी जोड़ते हैं। जी जी, लिम्का बुक। बिल्कुल। आप ये जो तिहाड़ में हमने कार्यक्रम किया जी, मैं कई वर्षों से, किरण बेदी जब थी तब भी हम थिएटर कराने के लिए तिहाड़ में जाते थे। अच्छा। हमने लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप करने हम तिहाड़ में जाते थे, योग कराने के लिए तिहाड़ में जाते थे। क्योंकि मेरा मानना है कि अपराध जब होता है वो उस समय की परिस्थिति को देखकर, केवल 10% क्रिमिनल होते हैं जो पहले से तय करके क्राइम करते हैं। 90% लोग पूरी दुनिया में उस हालात में ऐसी घटना हो जाती है कि वो क्रिमिनल बन जाते हैं। उदाहरण के रूप में मैंने वहां देखा, 2 क्रिकेट टीम खेल रही हैं आपस में, उनका बीच में झगड़ा हो गया। झगड़े में एक नवयुवक की मृत्यु हो जाती है। अब पुलिस केस बना तो दूसरी टीम के जो 15 लोग थे वो सारे के सारे तिहाड़ जेल में बंद है। ये भी हो सकता है, उस एक्चुअल में तो किसी ने नहीं देखा, झगड़ा हो रहा है, हो सकता है उन्हीं की टीम के किसी व्यक्ति के द्वारा उसको लगी और मृत्यु हो गई, पर इसको तो कोई नहीं मानेगा, वो मानेंगे दूसरी टीम ने मारा। वो 15 के 15 नवयुवक क्रिमिनल हो गए और तिहाड़ जेल में बंद हो गए। मुकदमा चलेगा 10 साल 15 साल भी लग सकते हैं। कितने हम ऐसे केस देखते हैं कि जिन्होंने वैसे ही किसी को धक्का दिया और वो दीवार पे लगा और दीवार पे सर लगने से उसकी मृत्यु हो गई, तो भी वो जेल में बंद हो जाता है। तो ऐसे लोग, पहले क्या होता था, जेलों में जाके और बड़े क्रिमिनल बनते थे। तो बहुत सी सामाजिक संस्थाओं ने जाके उन लोगों से बातचीत करना शुरू किया ताकि वो अच्छे लोग बने। हमारे साथ मास्टर लोग जी हैं, कुलदीपक बख्शी जी, जो 22 पैरा साइंस की नॉलेज है, उनका इनर सर्कल फाउंडेशन है, उनके साथ मिलके हमने, हमारा एक कार्यक्रम है छुपे रुस्तम द साइलेंट किलर्स। डॉक्टर शुश्रुत अलमज दिल्ली में है, MBBS MD डॉक्टर। छुपा रुस्तम द साइलेंट किलर्स। हमारी 2 ऐसी लाइफस्टाइल बीमारियां हैं पूरे विश्व में, जिसे डायबिटीज और हाइपरटेंशन कहते हैं, मधुमेह और उच्च रक्तचाप, जो हम अनजाने में उससे ग्रसित होते हैं और बड़ी बड़ी बीमारियां, शरीर के बड़े प्रमुख अंग बेकार हो जाते हैं, फिर लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो हमारा ये अवेयरनेस कैंपेन है छुपे रुस्तम साइलेंट किलर। हमने इस पर नाटक लिखा, मैंने और डॉक्टर शुश्रुत अलमस ने मिलकर हमने एक नुक्कड़ नाटक लिखा, और वो नुक्कड़ नाटक स्कूलों में, सोसाइटीज़ में बच्चों को सिखाया। और नुक्कड़ नाटक 20 मिनट का नुक्कड़ नाटक है, वो इतना ईश्वर की कृपा से अच्छा लिखा गया कि जो उस नुक्कड़ नाटक को देख लेगा वो अपना ब्लड प्रेशर और शुगर के चेकअप जरूर कराएगा। तो क्या आपने कैदियों को भी सिखाया नुक्कड़ नाटक?
हमने जेल में प्रशासन बात की, उस समय वर्मा जी मतलब अध्यक्ष थे, मतलब डायरेक्टर जनरल थे तिहाड़ के, जो बाद में दिल्ली पुलिस के आलोक वर्मा जी जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बने और सीबीआई के भी प्रमुख बने, तो उन्होंने हमारे इसको स्वीकार किया और हमने तिहाड़ में कार्यक्रम शुरू किया। हमने पहले नुक्कड़ नाटक सिखाया, अलग 9 जेलों में, सभी अलग अलग 9 जेलों में सिखाए गए, और उसके बाद हर जेल में नुक्कड़ नाटक करने के बाद हमने सब कैदियों का ब्लड प्रेशर और शुगर का चेकअप किया। कुछ खूंखार कैदियों का अनुभव बताइए। जी, मेरे को कोई खूंखार नहीं लगा। जितने खूंखार कैदी थे जो बैरक में भी बंद थे, उनके बाहर ही हम टेबल लगाते थे, जैसे बाकी तो लाइन में खड़े होके सब आ रहे हैं, सबका ब्लड प्रेशर और शुगर चेकअप हो रहा है। 3-4 टीमें थी। सबसे पहले हमने आलोक कुमार वर्मा जी का चेकअप किया। शुगर तो उनकी एकदम ठीक थी, लेकिन हाइपरटेंशन उनकी सबसे अधिक थी। उनका बीपी था 175 और 100। कहते नहीं मशीन खराब है, हमने 5 मशीनों से चेक कर दिया। फिर हमने डॉक्टर क्या आपने उनका और बढ़ा दिया कि घटा? नहीं, वो तो लगभग क्या होता है कि ये तो हर पल बदलता है। आपने अच्छी खबर सुनी, बीपी नॉर्मल हो जाएगा, एकदम कोई ऐसी खबर सुनी तुरंत आपका बीपी बढ़ सकता है, तो इससे घबराना नहीं चाहिए। तो उनसे हमने कहा गया कि इसमें आपका दोष नहीं है, आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, इतनी बड़ी जेल की जिम्मेदारी, कितने सारे काम होते हैं, तो उस तनाव में तो ब्लड प्रेशर बढ़ना स्वाभाविक है। किसी भी मतलब हमारे अधिकारी का, किसी भी व्यक्ति का, या तो वो योग और नियमित जब तक अगर ये करते हैं तब आप कंट्रोल रख सकते हैं, अदरवाइज हम सब इसमें बढ़ सकते हैं आगे। तो हमने सारे खूंखार कैदियों के जो बैरक थे एक एक करके वो बाहर आते थे, चाहे उसमें फुलन देवी का हथियारा हो, चाहे वो पोंटी चड्ढा का हथियारा जो थे, और भी जितने कैदी थे सबका हमने कराया। कुछ हमारे सामने हमने देखा कि ऐसे ऐसे खूंखार उन्होंने गतिविधियां की कि एक कैदी आया, उसने क्या किया, बाहर से ब्लेड अपने मुंह में छुपा के ले आया। अच्छा। और उसने अपने शरीर को कई जगह काट दिया ताकि ये बता सके कि मुझे पुलिस ने यहाँ मेरे ऊपर अत्याचार किया है। तो ऐसे कैदियों को उनको सजा भी दी जाती है और मतलब उनकी पिटाई हो रही है। वो इतने पक्के और हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं ना, उनकी अच्छी खासी पिटाई और 15 मिनट बाद वो नॉर्मल हो जाते हैं। हमें तो एक थप्पड़ कोई मार दे तो हम 2 दिन तक ठीक नहीं मतलब रह सकते। तो 73 दिन ये आपने चेकअप किया और उन्हें नुक्कड़ नाटक सिखाया, उनके साथ आपका जीवन था। ये तो क्या सिर्फ इसको लेकर के यह पुरस्कार आपको ये मिला। उसके लिए हमें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड बना कि किसी भी दुनिया की किसी भी जेल में इतना बड़ा कैंपेन नहीं हुआ। 73 दिन का कैंपेन जिसमें 9000 से ऊपर कैदी और 200-250 के लगभग जो पुलिस ऑफिसर्स थे और उसमें जो बाकी भी सिक्योरिटी वाले थे साउथ इंडिया के, उन सब का हमने चेकअप किया और रिजल्ट भी हमने निकाला। और खाली चेकअप से ही नहीं होता, उनके साथ जब बातचीत की गई, बातचीत के बाद जिसका शुगर ज़्यादा था वो शुगर कम हुआ। एक बड़ी रोचक बात बताता हूँ कि जिनका बाहर शुगर था वो 1.5 साल जब तिहाड़ जेल में रह गए, उनका शुगर ठीक हो गया। अच्छा। तो डॉक्टर उन सब ने डिस्कस किया कैसा, क्योंकि वहाँ नियमित समय पे भोजन मिलता है और शुद्ध भोजन मिलता है। मतलब वहाँ का भोजन, मुझे नहीं लगता कि बाहर किसी रेस्टोरेंट में उस प्रकार का शुद्ध और सात्विक भोजन बनता हो। जो भोजन बनता है वो पहले सुपरिटेंडेंट खाता है, चेक करता है, उसके बाद वो साइन करता है, उसके बाद वो भोजन कैदियों को खिलाया जाता है। मतलब असली बात यह है कि समय का प्रबंधन, समय से उठना, समय से खाना खाना, शाम को 6 बजे भोजन कर लेना होता है सबको, और हम सब लोग 10 बजे भोजन करते हैं। उन सब की वहाँ इतनी वॉक हो जाती है, इतनी 250 एकड़ की जेल है, सबका चलना इतना अधिक हो जाता है। तो जो चीज़ें अपने को संतुलित करने के लिए हमें ब्लड प्रेशर शुगर की होती है वो सबकी हो गई। तो आप समझिए 50% कैदियों का शुगर कम हो गया, जो उनको बीपी ज़्यादा था बीपी कम हो गया, और बिना दवाई के। तो ये बातें जब हमने बाहर भी लोगों के किया, क्योंकि ये लाइफस्टाइल बीमारियां हैं। आज स्कूल के बच्चों में 15% डायबिटिक बच्चे हैं, हाइपरटेंशन हो जाती है, क्योंकि बचपन से ही चीनी और कोल्ड ड्रिंक और जंक फूड इतना अधिक खाते हैं कि जिससे उनकी बॉडी डीबैलेंस हो जाती है। ओवरवेट हमारे बच्चे हो जाते हैं। माँ बाप तो अपनी तरफ से ध्यान रखते हैं मेरा बेटा या मेरी बेटी को खूब खिलाएंगे तो बहुत ताकतवर हो जाएंगे। अधिक खिलाने से ओवरवेट हो जाते हैं और सब वो डायबिटिक भी हो जाते हैं कोल्ड ड्रिंक पी के।
तो ये हमने स्कूलों में जाके हमने वर्कशॉप की और उससे सबको हम अवेयर करते हैं कि हमें किसी भी रोग के प्रति पहले से सजग होना चाहिए। हम बीमार होकर डॉक्टर के पास नहीं जाएं, हम स्वस्थ होते हुए डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर को बोलें कि डॉक्टर साहब मुझे देखो, मुझे बीमार नहीं होना, उसके लिए मुझे क्या करना है। अगर हम पहले से रोकथाम करेंगे, ये MBBS में पढ़ाया जाता है जी, लेकिन इसको कोई डिस्कस नहीं करता जी। हम बीमार होने के बाद शुरू में जैसे सिर दर्द भी हुआ अपने आप ही कोई दवाई खा लेंगे, बुखार हुआ तो अपने आप कुछ कर लेंगे जी। जबकि हम बोल रहे हैं कि स्वस्थ होते हुए नियमित रूप से डॉक्टर के पास जाइए और चेकअप कराइए। बीपी और शुगर का 1 साल से 25 साल तक की आयु में प्रत्येक व्यक्ति को साल में एक बार बीपी और शुगर का चेकअप कराना चाहिए, 1 साल के बच्चे का भी जी। 25 के बाद 2 बार, 40 के बाद 3 बार और 50 साल के बाद साल में 4 बार स्वयं जाकर ब्लड प्रेशर और शुगर का चेकअप कराइए। जैसे ही लगा कि बढ़ रहा है तो आपने क्या किया, भोजन संयमित कर दीजिए, योग कीजिए, सैर कीजिए। जो आप अपने मान लीजिए आप अपने ऊपर 10,000 रुपये महीने पे भोजन पे खर्च करते हैं और आपको बीपी हो गया या शुगर हो गया जी, उसके बाद भोजन पर आपका खर्च 6,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। जब छोड़ेंगे तो कम खर्च में आप स्वस्थ हो जाएंगे। अगर आपने नहीं किया ये तो बाद में लाखों रुपए अपनी बीमारियों के ऊपर खर्च करने पड़ेंगे। तो सर इस परिप्रेक्ष्य में बहुत लोग आपसे जानना चाहेंगे, तो आप कोई मेल बताना चाहेंगे, कोई व्हाट्सएप बताना चाहेंगे? फोन तो बहुत आएंगे, कोई बात नहीं। यदि आप झेल सकते हो जी 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 तो कृपया मैं अनुरोध करूंगा कि आप हमारे सम्मानित दर्शकों को अपना नंबर बताएं। बिल्कुल ठीक है, मेल बताएं, जो भी आप चाहें। जी 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 जी। मैं नंबर 1 बताता हूँ सबको, 9811222282 जी, 9811222282। अच्छा सर, कब से कब तक लोग बात करेंगे? जैसे आपकी भी दिनचर्या प्रभावित न हो और कोई समय आप बता दें। नहीं, सबसे अच्छा पहले तो व्हाट्सएप पे मेरे को कुछ संदेश लिख, यही व्हाट्सएप भी है मेरा, और ईमेल भी मुझे कर सकते हैं। किंतु व्हाट्सएप पर मैं जो झेलता हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ। हेलो सर, कैसे हैं सर, आपने हमारा एप्लीकेशन पढ़ा नहीं। एप्लीकेशन उन्होंने भेज दिया, फिर वह कह रहे हैं सर आप कोई जवाब नहीं देते हैं। सर आपने नमो अपना नहीं लिखा है, आपने नहीं लिखा। सर आपसे 3 महीने पहले बात तो हुई थी। अरे सर 10,000 से अधिक लोग हैं व्हाट्सएप पर, एक बार अपना नाम लिख करके भेज दीजिए कि हम आप भेजिए कहाँ से हैं और क्या हमारे पास हैं। पूरी टीम है। जैसे आप मुझे भेजेंगे भी किसी भी विषय में, जैसे अभी तो हमने ब्लड प्रेशर और शुगर के ऊपर बात की, ऐसे ही कला संस्कृति के ऊपर भी आगे बात करेंगे। अलग अलग विषय हैं। मैं ऑलरेडी लगभग 1 करोड़ कलाकारों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और इसी प्रकार से जिसकी जो समस्या है वो व्हाट्सएप करके भेज दें, उसका निदान, उसको किन से मिलना है। मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं अगर इतने लोगों से जुड़ा हूँ, आप मुझसे सीख के आप भी ऐसे ही आगे लोगों के साथ जुड़े और उनका निदान करें। ये बहुत सरल है, इसमें कोई पैसा भी नहीं लगता है, अवेयरनेस करना है। कब से कब तक करें लोग, अगर फ़ोन ही करना हो तो? नहीं, फ़ोन भी मैं आप सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक कर सकते हैं। देखिए, मैं खाली होऊंगा तो मैं फ़ोन उठा के बात करूंगा, लेकिन जब भी उसके बाद समय होगा मैं आपसे बात करूंगा। और आप इस उद्देश्य से बात करें कि आपको जो जानकारी चाहिए वो आपको मिल जाए, और उसके बाद आप भी मानवता के लिए लोगों की कुछ ना कुछ सेवा जीवन में अवश्य करें। ये मेरा आप सबसे निवेदन है। आत्मबल और दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी निर्मल रतनलाल वैद्य जी के साथ आज हमारी जो वार्ता हुई, आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएगा। ऐसे तमाम मामले हैं। बेरोजगारी कैसे खत्म होगी, अगर किसी क्षेत्र में सबको प्रकृति ने अलग अलग दिया है, कुछ न कुछ विशेष गुण दिया है, तो उस गुण पर भी हम बात करेंगे। और बेरोजगारी जो है उसके दमन के लिए भी हम बात करेंगे। आगे ये एपिसोड चलता रहेगा। आपने समुचित उत्तर दिया और ये हमारे श्रोताओं को काफ़ी पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत नमस्कार। मेरे को सबको सादर आभार। बिल्कुल। मेरा ईमेल मैं चाहूँगा एक बार सबको बता दें। निर्मल NIRMAL.UFO@gmail.com, निर्मल.UFO@gmail.com। इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। जो भी हम मिलकर आप सबके साथ मिलें, मैं तो चाहूँगा मेरे जैसे लाखों भारतवासी इसी प्रकार से और आगे लोगों की सेवा करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर आभार। धन्यवाद।